सभी को मेरा नमस्ते। और जैसा कि हमने पीछे बात करी थी, स्वतंत्रता संघर्ष हमारा चल रहा है, तो उसका प्रथम चरण से पहले कौन कौन संस्थाएं इसके लिए कार्य कर रही थी भारत के अंदर, हमने वो बात करी थी। आज हम बात करेंगे प्रथम चरण की और द्वितीय चरण की। ठीक है, तो प्रथम चरण में क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं एक बार, और चीजें महत्वपूर्ण कौन कौन सी, सवाल कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण वर्ड है उदारवादी युग, और यहीं पे मैं आप एक वर्ड और रख लूं तो कंपैरिजन आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा उग्रवादी लिख लेता हूं। देखिए, पीछे ही बताया था और यहाँ ही बता रहा हूँ। प्रथम चरण उदारवादी युग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसका समय 1885 से लेकर 1905 इतिहास में रखा गया। और उदारवादी क्यों कहा गया ये देखेंगे, और उग्रवादी युग जो द्वितीय चरण को कहा गया था वो क्यों कहा गया, यहाँ पर बस हम ये जान लेते हैं। इस जो उग्र और उदार है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। देखिए, जब हम प्रथम चरण की बात करते हैं तो प्रथम चरण में जो जब आईएनसी की स्थापना हुई थी 1885 में, तो इसमें सब शुरुआती 20 सालों में ऐसे व्यक्ति काम कर रहे थे जो बुद्धिजीवी थे, विद्वान थे और मध्यम वर्गीय परिवार से थे। ये कह लीजिए मध्यम वर्गीय थे, ठीक है, मध्यम वर्गीय थे। अब उदारवादी का यहाँ से मतलब है कि अगर ये विरोध कर रहे हैं ना, अगर ये विरोध कर रहे हैं किसी चीज का, तो क्रांति ला कर नहीं, ना ही लड़ाई झगड़े से, ना ही अपनी बात को मतलब बढ़ चढ़ कर, तो वो उग्रवादी भी रखते थे और उदारवादी भी, लेकिन ये अपना जो विरोध करते थे ना अंग्रेजों के सामने लेटर्स के थ्रू, और और अंग्रेजों पर विश्वास रखकर कि हाँ जी ये कार्य लेटर के द्वारा हो जाएगा, इसके थ्रू ये कार्य करते थे। तो इसलिए उदार पॉलिसी अपनाने वाले, उदार अपना व्यवहार अपनाने वाले को क्या बोला गया, उदारवादी बोला गया। और शुरू में 20 साल जो ये टर्म है 1885 से लेकर 1905 तक की, इसमें आईएनसी उदारवादी के रूप में कार्य कर रही थी, क्योंकि इसमें सदस्य उदार व्यवहार के थे, उदार विचार के थे, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, उदारवादी युग कहा गया। ठीक है, और उग्रवादी क्या वर्ड होता है, उग्रवादी का मतलब जो व्यक्ति अपना विरोध पत्र चिट्ठियों से ना करके, करता भी हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो पेशेंस ना रख के उसे क्रांति के रूप में कर दे, उसे उग्र कह दिया हमने। ठीक है, कहते हैं उसको उग्र। तो ये यहाँ से वर्ड हटा देता हूँ उग्रवादी, ये द्वितीय चरण जब पढ़ेंगे वहां पर काम आएगा। अभी बात कर रहे हैं उदारवादी युग की। ठीक है, उदारवादी युग इसलिए कहा गया, तो 1885 में देखिए आईएनसी की स्थापना होती है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या थी, एक बहुत बड़ा संगठन थी पूरे भारत में, भारत की तरफ से बात रखने वाली। और इसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह, एलडी चुवाचा, काशीनाथ तेलांग, वी राघवाचार्य जो व्यक्ति थे ये, और बहुत सारे थे। जब शुरू में आईएनसी की स्थापना हुई थी तो 72 सदस्य, ये कह लीजिए नेतृत्व करने वाले 72 सदस्य थे इसमें शुरू में आईएनसी की। तो अभी जब आईएनसी की स्थापना हुई और ये संस्था आगे बढ़ रही थी, तो उस वक्त ऐसी कोई और दूसरी संस्था नहीं थी जो इस लेवल पे काम कर रही हो। ठीक है, तो जब आईएनसी के लेवल पे काम करने वाली व्यक्ति नहीं थी, तो ये प्रथम चरण की जब हम बात करते हैं तो इसमें आईएनसी के अधिवेशन, शुरुआती अधिवेशनों को भी ध्यान देना होता है। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि कांग्रेस इसकी स्थापना से लेके और इसके सारे अधिवेशन मैंने खत्म करा दिए। ठीक है, मैंने पढ़ा दिए, वहां जाके देखिए कि प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ, उसमें क्या कार्य हुआ, द्वितीय अधिवेशन, ऐसे ही करते करते आप जब 1905 तक के अधिवेशन तक आएंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि 1905 तक अधिवेशन क्या मतलब, जो कांग्रेस क्या रही, उदारवादी की तरह कार्य करती थी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं रहा कि कोई क्रांति नहीं हो रही है, बस क्या हुआ, विरोध हो रहा है तो लेटर के थ्रू, और अंग्रेजों पर विश्वास रख के, ठीक है, मतलब उन पर पूरी तरीके से विश्वास करके कि अगर इन्हें हम कोई कार्य बोल रहे हैं तो ये कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद जो सदस्य रहे, कौन से सदस्य रहे वो सब हमने बात कर ली। और देखिए पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, बंबई में 1885 में। ठीक है, अब 86 में भी अधिवेशन हुआ, 87 में, 88 में। तो कार्य सिर्फ उदार पे ही चल रहा था, उदार विचार, उदार तरीके से कार्य। ठीक है, बैठकें हो रही हैं वो भी उदार विचारों वाली, ये सब चीज चल रही थी। धीरे धीरे जब 1905 का समय आया तो उस वक्त जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन,
उसका एक घृणित कार्य था बंगाल विभाजन 1905 में। ठीक है, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, और 1905 में ऐसी जब बंगाल विभाजन हुआ तो यहाँ से नरम दल और गरम दल, मतलब दो तरह, जैसे देखिए मन के अंदर भाव कैसे, कोई व्यक्ति उदार मतलब नरम भाव वाला है, नरम विचारों वाला, एक गरम विचारों वाला है। लेकिन जैसे ही उनको उनको अभी तो उस हाथ में है, लेकिन एक ऐसी घटना हुई और आगे चलकर क्या हुए, दोनों व्यक्तियों ने अपनी जो अंदर के विचार थे उसको मतलब बाहर निकाला। और देखिए जब आईएनसी का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, तो वहां पर कांग्रेस किस में बढ़ गई, नरम दल में और गरम दल में, और यहाँ पे प्रथम चरण जो था समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद द्वितीय चरण आएगा। तो यहाँ पर आप इसमें ये मत सोचिएगा कि प्रथम चरण में बहुत सारी संस्थाएं बनी और उन संस्थाओं में मतलब जैसे पीछे 1885 से पहले संस्थाएं मैंने बताई थी, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या हुआ, आईएनसी के बारे में ही ज्यादा है, क्योंकि उदारवादी लोग जो थे, जो सारे ही व्यक्ति अब अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए थे, अब कहीं ना कहीं आकर क्या किससे मिल गए थे, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में आकर शामिल हो गए थे, और वही इंडियन नेशनल कांग्रेस को चला रहे थे। ठीक है, उनका व्यवहार, आचार भाव सब क्या था, उदार किस्म का था। इसलिए जिस व्यक्ति का अंदर विचार भाव सब चीज उदार भाव में चल रहे हो, तो वो कार्य भी वैसे ही करेगा, और जब कार्य करेगा तो युग भी कैसा कहलाएगा, उदार कहलाएगा। ठीक है, तो ये था प्रथम चरण। उसके बाद हम द्वितीय चरण की बात करते हैं अभी। और देखिए एक बात और समझिए कि उदारवाद, अब ये मत सोचिएगा कि उदारवादी जब युग था तो उस वक्त उस संस्था में उग्र व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, थे, लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे बनती है ना। पहले तो दोनों व्यक्तियों ने कार्य किया तो इनका वर्चस्व ज्यादा था। ठीक है, उदारवादी व्यक्तियों का वर्चस्व संस्था के अंदर ज्यादा था। ठीक है, क्योंकि बुद्धिजीवी थे, और जब जहां मेजोरिटी रहती है तो चीजें उनकी ज्यादा चलती है। लेकिन धीरे धीरे आगे समय बढ़ा आगे, और ये अधिवेशन जब आया, जब ये अधिवेशन आया तो यहाँ पर पूरी तरीके से क्या हुआ, कांग्रेस का बंटवारा हुआ पहली बार, और यहाँ पर गरम दल नरम दल अलग अलग हो गए। तो नरम दल को क्या कहा गया, उदारवादी सोच का कहा गया, विचार कहा गया, और गरम दल को क्या कहा गया, उग्रवादी सोच का कहा गया। और देखिए बंगाल विभाजन के बारे में जब हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ का टॉपिक नहीं है। बंगाल विभाजन ने मतलब लॉर्ड कर्जन का जो समय रहा उसमें उसने बंगाल विभाजन क्यों किया, किस सोच से किया, आगे उसमें किस किस तरह के कार्य और क्या सवाल बनते हैं, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। अभी मेरा काम था प्रथम चरण को समझना। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण की बात करूं तो मैं 1906 से लेकर 1919 तक का ये समय रखा गया है इसका। ठीक है, इसमें उग्रवादी राष्ट्रीयता का भाव जाग गया था, मतलब इसे उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग भी कहा गया। ठीक है, देखिए जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ तो उसमें सांप्रदायिक फूट चल चुकी थी, हिंदू मुस्लिम। ठीक है, और उसी की वजह से एक संस्था बनती है मुस्लिम लीग, 1906 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और उसके बाद आगे देखेंगे आहार आंदोलन हुआ 1906 में। यह भी देखा जाए तो मुस्लिम से जुड़ा हुआ एक आंदोलन था, बंगाल के जो राष्ट्रवादी मुस्लिम थे उन्होंने ये शुरू करा था। उसके बाद आप अंग्रेजों ने एक अधिनियम बोल सकते हैं, भारत शासन अधिनियम कह लीजिए या भारत सरकार अधिनियम 1909, ठीक है, उसको ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, या मार्ले मिंटो सुधार 1909 कहा जाता है। मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय, इन दोनों के नाम को ही जोड़कर ये नाम दिया गया है। ठीक है, जब हम अधिनियम एक्ट पढ़ रहे होंगे तब इसका जिक्र वहां आएगा, पूरी तरीके से आपको बता दिया। आप यहाँ देखेंगे आगे होम रूल लीग एक संस्था थी, 1916 में बनी थी, इसकी स्थापना हुई। अब ध्यान दीजिएगा होम रूल लीग संस्था जो है वो दो संस्थाएं थी। पहली संस्था बनाई थी बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 में, और दूसरी संस्था बनाई थी एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ने। और बाल गंगाधर तिलक ये आपकी होम रूल लीग की स्थापना की थी। उसके बाद एनी बेसेंट ने भी अपनी संस्था की स्थापना करी। एनी बेसेंट मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी है, कांग्रेस में पढ़ाया हुआ, वहां देख लीजिए। ठीक है, वहां जाके देखिए, उसको पूरी तरीके से करा गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे बात करता हूँ कि द्वितीय चरण में क्या क्या चीजें हुई है वो देखते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में आया था, 1909 के बाद। ठीक है, 1909 में आया था मार्ले मिंटो अधिनियम, और उसके बाद कौन सा अधिनियम आया, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, भारत शासन अधिनियम ही था, उसका नाम उस टाइम के वायसराय और सचिव रहे, दोनों का नाम मिक्स कर ही क्या करा गया, नाम रख दिया है। ठीक है, 1919 में आया था।
रॉलेट एक्ट 1919 में आया। देखिए अंग्रेजों ने ये एक्ट क्यों लाए थे, इसलिए लाए थे कि जो भारत के अंदर क्रांतिकारी थे, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि उदारवादी व्यक्ति जो थे उनसे अंग्रेजों को कोई खतरा ही नहीं था, अगर देखा जाए तो कम खतरा था अभी तो। लेकिन जैसे ही उग्रवादी व्यक्तियों ने, जब उग्रवादी व्यक्ति के सोच वाले व्यक्तियों ने क्या करा, जब अंग्रेजों के प्रति अपना विरोध दिखाया तो वो विरोध इस तरह से था कि वो क्रांतियां बन जाती थी। अब इन्हीं क्रांतिकारियों को रोकने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या करा, एक्ट लाया गया। और इसी एक्ट का धीरे धीरे अगर आप देखेंगे, इस एक्ट को अगर आप आगे जाके देखेंगे तो एक कांड आपने सुना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। उसी के विरोध में जब ये जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे तो वहां पर जनरल डायर ने वहां के जो जितने भी लोग वहां इकट्ठे हुए उन पर गोली चलवाई थी, और उसी का नाम क्या दिया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। 13 अप्रैल 1919 को ये कांड हुआ था। और इसकी जांच के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने व्यवस्था में, मतलब वो विवश किया गया जब लोगों द्वारा उनके प्रति विरोध हुआ कि जांच की जाए इसकी, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करी थी, हंटर कमेटी 1919 में क्या करी थी, गठित की थी, जो इसकी जांच करती थी, करेगी मतलब। और लेकिन ये तो गवर्नमेंट कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु एक कमेटी बनाई थी, तहकीकात कमेटी। और क्या कर रहे थे वो, जलियांवाला बाग हत्याकांड की कांग्रेस जांच कर रही थी। तो ये द्वितीय चरण रहा है 1919 तक का, और इसको बहुत ढंग से पढ़िए। और आगे मैं तीसरे चरण में गांधी युग की बात करूंगा, गांधी जी की बात करूंगा, गांधी संबंधित आंदोलन की बात करूंगा। थैंक यू।